एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +2 माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर मनी। अब देखो, मार्केट में कुछ लेने जा रहे हैं, कोई टॉप खरीदा है, कोई वेजिटेबल्स खरीदी है, कोई फ्रूट्स खरीदा है। उसको हम जब भी परचेज करने जाते हैं तो उसके एक्सचेंज में हमें कुछ ना कुछ देना पड़ता है, दैट इज मनी। और मनी भी क्या है, जब भी हम पेमेंट करते हैं एक हमारी सिंगल यूनिट होती है, दैट इज रुपीज। जब भी कुछ खरीदना, चाहे फ्रूट्स खरीद ले, चाहे ऑयल खरीद ले, चाहे मिल्क खरीद ले, कुछ भी खरीदे, लेकिन एक कॉमन यूनिट रुपीज में हमें पेमेंट करनी होती है, दैट इज द मनी। तो हम इसका मतलब बोल सकते हैं कि मनी क्या है, इट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जब भी हमें कोई चीज एक्सचेंज करनी होती है, कोई गुड्स या सर्विसेज, उसके रिटर्न में जिस चीज की पेमेंट करनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मनी। लेकिन ये मनी, ये रिसेंट कंसेप्ट है, ये कहाँ से इसकी अवेल्युएशन कहाँ से हुई, बार्टर सिस्टम से। बहुत स्टार्टिंग में ये मनी एयर प्रिविलेंट नहीं था। सबसे पहले यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहा था, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या बोलते हैं, जब उस टाइम पे क्या होता था, जब भी हमें किसी चीज को, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना पड़ता था तो उसको गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में ही एक्सचेंज करना पड़ता था। जैसे कि अगर किसी के पास व्हीट है तो वो उसको किसके साथ एक्सचेंज कर रहा है, राइस के साथ कर रहा है। अगर किसी के पास ऑयल है वो उसको किसके साथ एक्सचेंज कर रहा है, मिल्क के साथ एक्सचेंज कर रहा है। मीन्स इट इज आल्सो नोन टू बी द सीसी इकोनॉमी मेथड। सीसी इकोनॉमी मतलब कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी। अगर किसी को हमने कुछ भी एक्सचेंज करना है उसके रिटर्न में हमें क्या देना पड़ता था, कॉमोडिटी देनी पड़ती थी। लेकिन ये सिस्टम कुछ बहुत ज्यादा चल नहीं पड़ा क्योंकि इसमें कुछ वीक पॉइंट्स थे। फर्स्ट क्या है, डबल कंसिडेंस ऑफ डिमांड्स। सबसे पहले तो ये देखना पड़ता था कि ये कोई जरूरी नहीं कि जो चीज हमारे पास अवेलेबल है, जो चीज हमें चाहिए, जो सेकंड पर्सन है उसको भी सेम चीज चाहिए। एक ही टाइम पे ऐसे पर्सन ढूंढने को बहुत टाइम लग जाता। जैसे कि मेरे पास किस चीज की अवेलेबिलिटी है, वीट, लेकिन इसके बदले मुझे चाहिए क्या, राइस। अब उस बंदे को ढूंढना पड़ता था जिसके पास राइस है, रिटर्न में उसे क्या चाहिए, वीट चाहिए, क्योंकि उसी टाइम सीसी कॉमोडिटी होना था। तो इस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रोसेस लग जाता था। कई बार हमारी जो वांट्स हैं वो प्रॉपर वे से सेटिस्फाई नहीं हो पाती थी, वो क्या रहती थी, अनसेटिस्फाइड रह जाती थी। सेकंड है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। उस टाइम पे जब भी हमें किसी गुड्स या सर्विसेज की वैल्यू करनी पड़ती तो कोई कॉमन यूनिट नहीं था। जैसे आजकल हम अगर किसी भी चेंज को एक्सचेंज करते हैं उसके रिटर्न में क्या होता है, रुपीस होता है। उस टाइम पे ये कॉमन यूनिट नहीं थी। जिसके पास जो अवेलेबल है, जो उसको एक्सचेंज में मिल रहा है, उसको फोर्सफुली लेना पड़ता था। कई बार वीट की जगह पे किसका कंपैरिजन हो जाता था, वेजिटेबल्स का कंपैरिजन हो जाता था। और ये वेजिटेबल्स क्या थी, कि बहुत ज्यादा वीट थोड़ी सी कॉस्टली पड़ जाती है, वेजिटेबल थोड़ी सी चीप पड़ जाती है। कई बार तो ऐसा होता था कि बहुत ज्यादा कॉस्टली चीजों को भी चीप चीजों के साथ एक्सचेंज करना पड़ता था, जिसके कारण लॉस भी होता था और ना ही इन गुड्स को हम स्टोर करके रख सकते थे। और इसलिए एक प्रॉपर कॉमन यूनिट नहीं थी जिसमें हम सब चीजों का कंपैरिजन कर सके। थर्ड है फ्यूचर डेफर्ड पेमेंट। अगर किसी के पास अवेलेबल ऑन द स्पॉट कोई भी एक्सचेंज करने के लिए चीज अवेलेबल नहीं होती थी, सबसे पहले डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है। डेफर्ड पेमेंट होती है कि हम आज के टाइम पे पेमेंट ना कर सके, फ्यूचर में आने वाले टाइम में पेमेंट करेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास फॉर द टाइम बिंग कोई भी चीज एक्सचेंज करने के लिए गुड्स और सर्विस अवेलेबल नहीं है, मैं आपको 1 मंथ के बाद वो चीज पेमेंट कर दूंगी। लेकिन इस चीज की पॉसिबिलिटी नहीं होती थी, क्योंकि कई बार है, अगर मेरे को वेजिटेबल एक्सचेंज करनी, मेरे को रिटर्न में वेजिटेबल ही चाहिए, तो उनको मैं 1 महीने बाद कहाँ से स्टोर करके रखूँ, उनकी पेमेंट फ्यूचर में कैसे करूँ, कब करूँ। इस करके कोई भी चीज थी फ्यूचर के लिए हम उसको पेमेंट नहीं कर सकते थे। स्टोरेज ऑफ वैल्यू, और इन प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए एक प्रॉपर वेयर हाउस की फैसिलिटी रखनी पड़ती थी। और उसके बाद अगर वेयर हाउस की फैसिलिटी रखनी पड़ती थी, उसके बाद स्टोरेज जो कॉस्ट पड़ती थी उनको स्टोर करने के लिए, वो बहुत ज्यादा होती थी। और कई बार तो पेरिशेबल गुड्स होती थी, और जैसे मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, ये जो चीजें पेरिशेबल नेचर की थी इनको स्टोर करके भी नहीं रखा जा सकता था। ये विद इन द 3 डेज 4 डेज क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। इन प्रोडक्ट्स को आगे आगे ट्रांसफर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था, क्योंकि कॉमोडिटी के बदले कॉमोडिटी देनी थी।
ट्रांसफर मतलब एक पर्सन ने दूसरे को दिया, वो आगे ट्रांसफर कर रहा है, वो आगे ट्रांसफर कर रहा है। अगर ट्रांसफर की भी जानी थी तो इनकी जो ट्रांसफर करने की कॉस्ट आती थी ये बहुत ज्यादा क्या थी, कॉस्टली थी। यही मेन वीक पॉइंट्स थे जिसके कारण जब बार्टर सिस्टम को चेंज करके हमने कौन सा सिस्टम स्टार्ट किया, मेटालिक मनी आई। अब ये मेटालिक का मतलब क्या होता है, मेटालिक इज नोन टू बी द मेटल्स। सबसे पहले जो कॉइन्स आए थे वो मेटल्स के बनने में थे, जिनमें क्या आ जाते थे, हमारा गोल्ड आ जाता है, सिल्वर आ जाता है, अलाव आ जाती हैं, और काफी सारी मेटल्स के जो कॉइन्स बने होते थे। लेकिन उनका वेट पॉइंट क्या था, इन कॉइन्स को बनाने के लिए हमारी बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाती थी। जैसे अगर कोई भी कॉइन सिल्वर का बना हुआ था लेकिन उसके ऊपर रुपीज तो वन ही लिखी होनी चाहिए, लिखी हुई थी। अगर वो 1 रुपए का कॉइन है तो उसकी वैल्यू किसके अकॉर्डिंग मानी जाती थी, 1 रुपए की। लेकिन जो उसको बनाने के लिए कॉस्ट लगती थी, जैसे कि सिल्वर से उसको बनाया जाता था, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता था। तो लोगों ने क्या शुरू कर दिया, अगर किसी को ऐसे कॉइन्स मिलने शुरू हो गए तो उन्होंने इन मेटल्स को मेल्ट किया और मार्केट में जाके सेल करना शुरू कर दिया, जिसके कारण ये जो मेटालिक कॉइन्स है इनकी जो काउंटिंग है धीरे धीरे कम होती गई। फिर उसके बाद क्या है, पेपर मनी। पेपर मनी क्या होता है, नोट्स एंड करेंसी, जो कि आजकल हमें दिए जाते हैं, जो आजकल चलते हैं, जिसमें 500 का नोट हो गया, 1000 का नोट हो गया, 20 रुपीज का नोट हो गया, 10 रुपीज का। ये किसके बने जाते थे, पेपर के द्वारा बने जाते हैं। लेकिन इनकी इशू अथॉरिटी कौन करती है, डेट इज इशू बाय अवर आरबीआई ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा कौन सा बैंक है, सेंट्रल बैंक, और हमारा अपेक्स बैंक है। उसके बाद क्या है, क्रेडिट मनी। अब क्या होता है, आजकल जो बिजनेस है, न्यू ट्रेंड है, ये क्रेडिट पे चलता है। क्रेडिट मीन्स उधार। कोई पर्सन के पास अगर बल्क में हम सेल या परचेज करते होते हैं तो फॉर द टाइम भी हमारे पास इतना पैसा अरेंज करने के लिए नहीं होता, तो किस पे सेल किया जाता है, परचेज किया जाता है, क्रेडिट पे किया जाता है, दैट इज उधार पे किया जाता है। उसके बाद है प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी में क्या आता है, हमारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो कि प्लास्टिक के बने होते हैं और इनको हम इनके साथ क्या करते हैं, सेल या परचेज कर सकते हैं। और आजकल का नया ट्रेंड दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मनी, जिसको ई मनी भी कहते हैं, जिसमें हम घर बैठे दूर दूर तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जिसमें हमारी नेट बैंकिंग आ जाती है, ऑनलाइन पेमेंट आ जाती है, यूपीआई आ जाता है, ये सारे मेथड्स इसमें आ जाते हैं। ये वेरियस फॉर्म्स ऑफ मनी है, जो स्टार्ट हमारा किससे हुआ था, बार्टर सिस्टम में हुआ था। ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उसके कुछ वीक पॉइंट्स थे। उसके बाद हमने मनी को अबॉलिश किया, स्टार्ट डाउन किया, जिसमें अब सबसे पहले आती है मेटल्स। मेटल्स क्यों सक्सेसफुल नहीं हुई, क्योंकि जो मेटल्स को बनाने का खर्चा बहुत ज्यादा होता था। अगर किसी लोगों के पास, लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, वैल्यू तो उसकी 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपीज, 10 रुपीज मानी जाती थी। लोगों ने मेटल्स को पिघला के मार्केट में जाके सेल करना शुरू कर दिया। फिर आ गया पेपर मनी, जहां से फर्स्ट टाइम हमारा मीडियम ऑफ प्रॉपर वे से एक्सचेंज शुरू किया था, जिसमें क्या थे, हमारे नोट्स एंड करेंसी। और इसको कौन इशू करता है, हमारा आरबीआई, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसका पार्ट होती है। फिर क्रेडिट मनी है, फिर प्लास्टिक है, एट द एंड देयर इज द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी। उसके बाद हमारा आता है कि मनी की क्या क्या फॉर्म्स होती है। मनी हमारी मेनली 2 टाइप्स की होती है, एक होती है फाइट मनी, फिड्यूशियरी मनी, और दूसरी तरफ होती है फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। सबसे पहले ये फाइट मनी क्या होती है। फाइट मनी में हमारे क्या आ जाते हैं, पेपर, करेंसी नोट्स। करेंसी क्यों होती है, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, एक तरह का लीगल टेंडर होता है, ये हमें लेना ही पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और आरबीआई ऑफ इंडिया ने ये एक्सेप्ट किया है कि दीज आर नोन्स टू बी द लीगल टेंडर। जितने भी यहाँ पे हमारे पेपर मनी है, या जितने भी हमारे कॉइन्स है, कॉइन्स 1 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज, 10 रुपीज का नोट, 50 रुपीज का नोट, दीज आर नोन्स टू बी द फाइट मनी। Fiat money is that one money which is issued by RBI of India plus Government of India, और इनको हम क्या बोलते हैं, लीगल टेंडर नोटिस बोलते हैं। ये हमें एक्सेप्ट करने ही पड़ते हैं, क्योंकि इनको एक्सेप्ट एज ए लीगल टेंडर नोटिस किसने बनाया है, आरबीआई और गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है फिड्यूशियरी मनी। अब ये फिड्यूशियरी मनी क्या होते हैं, ये कोई भी लीगल टेंडर नोटिस नहीं होते, ये एक तरह का ट्रस्ट होता है बिटवीन द पेयर एंड पे। उनके एक अंडर उनमें आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है, उनके ट्रस्ट के कारण ये जो होता है कॉन्ट्रैक्ट बना होता है। जैसे कोई भी चेक है, चेक ये कोई लीगल टेंडर नोटिस नहीं है, ये मैंने चेक एक पर्सन ने मेरे को दिया और मेरे को बैंक में जाके वो क्या क्या कराना है, इनकैश कराना है। ये एक ट्रस्ट है किसका, जिस बंदे ने देना है और जिस बंदे को दिया जा रहा है, इनमें कोई भी लीगल टेंडर नोटिस नहीं है। जैसे कि हमारे बिल रिसीवेबल हो गए, ये भी क्या है,
एक तरह का एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें क्या लिखा होता है कि जो हमें पेमेंट होने वाली है वो आज की डेट में ना होने वाले, आने वाले फ्यूचर में 3 मंथ्स के बाद होगी, 2 मंथ्स के बाद होगी, या 4 मंथ्स के बाद होगी। और ये क्या होता है, ये 2 पर्सन के ट्रस्ट के बिहाफ पे बनाया जाता है, 2 पर्सन की पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक तो पेयर होता है जिसने पेमेंट करनी होती है, एक होता है पे जिसको पेमेंट रिसीव होनी होती है। सेकंड है हमारी फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी। इन कंसेप्ट को करने से पहले हमारे पास 2 टर्म्स हैं, एक हमारी है मनी वैल्यू, दूसरे हमारे पास क्या है कमोडिटी वैल्यू। पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू क्या होते हैं। कमोडिटी से ही क्लियर है। कमोडिटी क्या होती है, जिस कमोडिटी से हमने कोई भी करेंसी को बनाया होता है उसको क्या बोलते हैं कमोडिटी वैल्यू। जैसे अगर हम पुराने टाइम के सिल्वर कॉइन्स की बात करें तो वो जो 1 रुपए का सिल्वर का कॉइन है वो किससे बना है, सिल्वर से बना है, तो उसकी कमोडिटी वैल्यू क्या होगी, उस सिल्वर की वैल्यू जो उसको बनाने के लिए लगी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी क्या है मनी वैल्यू। मनी वैल्यू क्या होती है, जो कि उसके ऊपर लिखी जाती है। जैसे कि 1 रुपी सिल्वर कॉइन के ऊपर कितने रुपए लिखे हुए हैं, 1 रुपए, तो ये 1 रुपया क्या हो जाएगा उसकी मनी वैल्यू, डेट इज मनी वैल्यू। और जो उस कॉइन को बनाने के लिए हम किस मेटल का यूज कर रहे हैं, सिल्वर का यूज कर रहे हैं, सिल्वर का कॉइन बनाने के लिए जितने पैसे लगे हैं वो उसकी क्या हो जाएगी कमोडिटी वैल्यू। आजकल क्या होता है पेपर नोट, जो कि पेपर की फॉर्म में होते हैं, और इनको कौन पब्लिश करता है, हमारा आरबीआई। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें, एक मेरे पास सपोज करो ये नोट है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है 500 रुपीज। अब इसकी मनी वैल्यू कौन सी होगी 500, जो कि उसकी ऊपर लिखी हुई है। लेकिन इसकी कमोडिटी की वैल्यू क्या होगी, ये पेपर, पेपर की क्या प्राइस हुई 10 पैसे होंगे, 20 पैसे होंगे, ज्यादा 50 पैसे होंगे, जो को उसको बनाने के लगे होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं कमोडिटी वैल्यू। अब हम हमारे कंसेप्ट पे आते हैं। ये क्या था, फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी वो मनी होती है जिसमें हमारे मनी वैल्यू किसके इक्वल होती है, कमोडिटी वैल्यू। जैसे कि हम यहाँ पे ब्रिटिश ईरा की बात करते हैं। ब्रिटिश ईरा में हम अभी बात करते हैं कि जब सबसे पहले कॉइन स्टार्ट हुए थे वो किसकी हेल्प से हुए थे, मेटल्स की हेल्प से बनाने शुरू हुए थे। अगर कोई भी सिल्वर रुपीज का कॉइन है, कोई सिल्वर रुपीज का कॉइन बनाया जाता था, उस टाइम में एक कॉइन को बनाने के कितने पैसे लग जाते थे, नियर अबाउट सपोज करो 100 रुपीज लग जाते थे। लेकिन उसके ऊपर उसकी मनी वैल्यू क्या लिखी हुई है 5 रुपीज। तो उस केस में हम इस मनी वैल्यू को किसके इक्वल सपोज कर रहे हैं, सिल्वर की वैल्यू के कमोडिटी वैल्यू के इक्वल सपोज कर रहे हैं। तो ये कौन सी मनी होगी हमारी फुल बॉडी मनी। चाहे उसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगा है, लेकिन उस टाइम में इस सिल्वर रुपीज की 1000 की वैल्यू किसके अकॉर्डिंग सपोज की जा रही थी, 5 रुपीज के अकॉर्डिंग सपोज की जाती थी। तो ये कौन सी होगी हमारी फुल बॉडी मनी। और दूसरी तरफ हमारी क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी कौन सी होती है, जिस केस में हमारी मनी वैल्यू होती है कमोडिटी वैल्यू से ज्यादा। अब जैसे कि आजकल की हम बात कर रहे हैं, आजकल के कौन से नोट्स आते हैं हमारे पास, पेपर नोट आते हैं। पेपर नोट के ऊपर 1000 रुपीज का मेरे पास एक नोट है। अब यहाँ पे 2000 रुपीज का ले लेते हैं, उसके ऊपर कितना रुपीज लिखे हुए हैं 2000। अब ये जो 2000 रुपीज है ये इसकी कौन सी वैल्यू होगी, मनी वैल्यू होगी। लेकिन ये बना कहाँ से है, पेपर से बना है। अब पेपर को बनाने के लिए कितने पैसे लगे होंगे, नियर अबाउट 50 पैसे। तो ये हमारी कौन सी वैल्यू हो जाती है, क्रेडिट मनी। जिस केस में हमारी जो मनी वैल्यू ज्यादा होती है उसकी कमोडिटी वैल्यू से। और जब ब्रिटिश इरा में क्या सपोज करते थे कि किसी चीज की मनी वैल्यू किसके इक्वल है, कमोडिटी वैल्यू के, उसको हम क्या बोलते हैं फुल बॉडीड मनी। ये इनमें छोटे छोटे कंसेप्ट ट्रू फॉल्स असर्शन रीजनिंग आ जाते हैं, कोई फुल फ्लेज बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, तो इसलिए सिर्फ आपको इसके क्लियरिटी होनी जरूरी है कि इनके क्या नाम है। नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के क्या फंक्शंस है, मनी के 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन है। एक होता है हमारे प्राइमरी फंक्शन, एक होता है हमारे सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन कौन होते हैं, जो कि हमारे मेन होते हैं। सेकेंडरी जो होते हैं इंपॉर्टेंट तो होते हैं, लेकिन वो कहाँ से डिराइव किए होते हैं, प्राइमरी फंक्शन से डिराइव किए होते हैं। प्राइमरी फंक्शन को हम और कौन से फंक्शन बोलते हैं, स्टैटिक फंक्शन। कि ये तो फंक्शन, स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि जिसने जैसा है वैसे ही कंडीशन में रहेगा। तो ये कौन से हमारे फंक्शन हो जाते हैं, प्राइमरी फंक्शन। लेकिन जो सेकेंडरी फंक्शन होते हैं इनको हम और किस नाम से जानते हैं, डेट इज डायनामिक फंक्शन या फिर डेरिवेटिव फंक्शन। क्योंकि ये फंक्शन कहाँ से डिराइव किए जाते हैं, प्राइमरी फंक्शन से। अब सबसे पहले मनी का हमारा मेन फंक्शन क्या है, इट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये क्या है, हमारे पास एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है।
इसके साथ हम कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं। उनकी नेट अमाउंट हम पेमेंट किस में करते हैं? इन द टर्म्स ऑफ मनी। मेजर ऑफ वैल्यू, इसकी हम क्या बुक कर सकते हैं? मेजरमेंट कर सकते हैं। एक कॉमन यूनिट है हमारे पास मेजरमेंट करने का, वो कौन सा है? हमारा रुपीस। मेजर भी कर सकते हैं, प्लस जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो किस वैल्यू में है? कॉमन यूनिट में। तो हमारा सेकंड फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन कौन सा है? डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड का मतलब क्या होता है? फ्यूचर। हम किसी भी टाइम पे मनी की हेल्प से फ्यूचर में जाके पेमेंट कर सकते हैं, चाहे वो बिल रिसीवल की फॉर्म में हो, चाहे वो हमारे पास चेक की फॉर्म में हो, चाहे हमारे डिमांड डिपॉजिट हो, चाहे हमारा कैश हो, चाहे हमारी करेंसी हो, है तो वो हमारी मनी। मैं आज किसी से मैंने लोन लिया, उसको बोला कि अब मेरे पास टाइम नहीं, पैसे अवेलेबल नहीं है, मैं आने वाले 6 मंथ्स में आपको इस पैसे की पेमेंट कर दूंगा। मीन्स फ्यूचर डेफर्ड पेमेंट में मैं उसको पेमेंट कर सकता हूँ, और उसी वैल्यू में जिसमें मैंने उससे ली है, जितना लोन मैंने उससे लिया है। स्टोर, और इस मनी को मैं स्टोर करके भी रख सकता हूँ। वो मेरी इच्छा है, अपने वॉलेट में स्टोर करके रखूँ, बैंक में जाके स्टोर करूँ, कहीं में भी जाके इसको हम क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, और इसको हम इजीली ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ए ने बी को पेमेंट करनी थी, उसने बी को दे दी, बी ने आगे सी को करनी थी, उसने सी को दे दी, सी ने आगे डी को करनी थी, उसने दे दी। इजीली ट्रांसफर है, इसके लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने की जरूरत नहीं, कोई भी सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है। और अब हम देखो, अगर हम फुल फ्लैज डेफिनेशन की बात करें कि मीनिंग होता क्या है मनी का? मनी एक्ट एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, measure of value in common unit. Common unit is known to be the rupees, and we can store and transfer it easily and make the deferred payment with the help of the money. उसके बाद हमारे आता है एक छोटा सा टॉपिक आता है सप्लाई ऑफ मनी। व्हाट इज द सप्लाई ऑफ मनी? सप्लाई मीन्स, इसमें एक इंपॉर्टेंट आपको कंसेप्ट दिमाग में रखने की जरूरत है, डेट इज अवर पीपल। वो मनी जो कि सर्कुलेशन में है लोगों के पास, पीपल के पास, वो पैसा चाहे लोगों की पॉकेट में हो सकता है, वो पैसा चाहे उनके बैंक में हो सकता है, या वो पैसा दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हो सकता है, वो आरबीआई भी हो सकती है, फोरम भी हो सकती है, लेकिन वो पैसा अल्टीमेट हेल्ड किसके पास होना चाहिए? पब्लिक के पास होना चाहिए, पीपल के पास होना चाहिए। और इस केस में हमारी गवर्नमेंट, आरबीआई और कमर्शियल बैंक का पैसा इसमें इंक्लूड नहीं होगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि दे आर द सप्लायर ऑफ द मनी। सप्लायर मीन्स दे आर द प्रोड्यूसर ऑफ द मनी। वो मनी को प्रोड्यूस करते हैं, मनी को सप्लाई करते हैं। सर्कुलेट किन के लिए किया जाता है? अल्टीमेट पब्लिक के लिए किया जाता है। इसलिए जब भी सप्लाई ऑफ मनी की बात करी जाएगी, ये किस मनी की बात की जाएगी? विच इज इन सर्कुलेशन इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक। अब देखो, अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कौन हमारे प्रोड्यूस करता है? डेट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 1 रुपये का नोट एंड क्वाइंस ऑफ ऑल डायमेंशंस, इनको कौन इशू करता है? हमारी गवर्नमेंट। उसके बाद हमारे जितने भी नोट्स आ गए, जितनी भी करेंसी आई, वो किन की रिकमेंडेशन से किया जाता है? आरबीआई। अगर हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की, डिफ्लेशन की, किसी भी तरह की कंडीशन हो, डेफिसिट की कंडीशन हो, सरप्लस की कंडीशन को, वो कौन टेक इन टू काउंट करता है? हमारी आरबीआई। इनका ये उसमें मेजर रोल होता है। देन कम्स कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक का क्या काम होता है? हमारे जब वो एक्स्ट्रा पैसा हम कहाँ पे जाकर डिपॉजिट कराते हैं? कमर्शियल बैंक में। कमर्शियल बैंक अगर उनको फर्दर क्या देता है? लोन प्रोवाइड करता है। इट मीन्स जो कमर्शियल बैंक है, ये जो क्रेडिट क्रिएट करता है, ये जो मनी सप्लाई करता है, इट द हेल्प ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट मीन्स टू बी द लोन। इसके बारे में हम हाउ इट क्रिएट द क्रेडिट, ये फुल फ्लैज एक टॉपिक है जो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है मनी सप्लाई। क्या होता है? इसमें हमारे पास 4 मेजर्स होते हैं। सबसे पहले M1 क्या हुआ है? इसमें एक हमारा कीवर्ड है, डेट इज COD। व्हाट इज COD? C मीन्स करेंसी। करेंसी जो इस टाइम पब्लिक के पास है, उसके वॉलेट में। डी मीन्स टू बी डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में क्या होता है? जिनको हम इजिली इन कैश करा सकते हैं, जिसमें हमारे पास चेक भी आ जाते हैं, बिल रिसीवेबल भी आ सकते हैं, जिस टाइम मर्जी उनको हम इन कैश करा सकते हैं। और वो तो हमारे किस में होते हैं? कमर्शियल बैंक के पास हो जाते हैं। ओडी मीन्स अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट, अगर मेरा और पैसा आरबीआई में पड़ा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन में पड़ा है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पड़ा है, ये सारा कहा होता है M1 का पार्ट। अल्टीमेटली इसमें पैसा किसका होता है?
पब्लिक का, याद रखना है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का। M2 ये हमारे सिलेबस में सिर्फ M1 है, लेकिन कई बार असर्शन रीजनिंग में इसके बारे में पता हो पूछा जाता है, तो इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद हमारा क्या रहता है M2 क्या रहता है M1 प्लस डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, जितने भी हमारे पोस्ट ऑफिस में कोई लोग अपने पैसे डिपॉजिट करा के आते हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ सेविंग अकाउंट। उसके बाद आ जाता है हमारा M3 दैट इज M1 प्लस नेट टर्म डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। CB इज नोन्स टू बी द कमर्शियल बैंक। जितना भी हमारा टर्म डिपॉजिट में फिक्स्ड डिपॉजिट, जो लोग फिक्स्ड पीरियड के लिए पैसा बैंक में डिपॉजिट करवा के रखते हैं। देन कम्स M4 मीन्स M3 प्लस टोटल डिपॉजिट ऑफ इन पोस्ट ऑफिस, P नोन्स टू बी द पोस्ट ऑफिस। इनमें M1 जो M2 है, इनको हम कौन सी डेफिनेशन मानते हैं, नैरो डेफिनेशन, मतलब थोड़ी सी नैरो है। M3 और M4 को कौन सी डेफिनेशन बनाया जाता है, ब्रॉड डेफिनेशन। उसके बाद M1 और M जो होते हैं, ये थोड़े से क्या होते हैं, लिक्विड एसिड्स माने जाते हैं, इनकी लिक्विडिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू M3 और M4 के। बस आते इसमें क्या है, सिर्फ पब्लिक का पैसा। और ये एक तरह का कौन सा कंसेप्ट है, इट इज नोन्स टू बी द स्टॉक कंसेप्ट। स्टॉक क्यों है, लोगों के पास पैसा एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, इसमें टाइम डायमेंशन इन्वॉल्व नहीं है। इस टाइम पे जितना पैसा मेरे पास अवेलेबल है, उसको हम कौन सा कंसेप्ट बोलते हैं, स्टॉक। अगर उनके साथ टाइम डायमेंशन ऐड हो जाती है, वो कौन सा कंसेप्ट बन जाता है, फ्लो कंसेप्ट। लेकिन जो सप्लाई ऑफ मनी है, ये कौन सा कंसेप्ट है, स्टॉक कंसेप्ट। और एक बार दोबारा बोल रहे हैं कि सप्लाई ऑफ मनी में सिर्फ वो ही पैसा टेक इनटू अकाउंट किया जाता है जो किसके पास है, पब्लिक के पास है। ये क्वेश्चन भी आता है कि सप्लाई ऑफ मनी में सिर्फ पब्लिक को क्यों इंक्लूड किया जाता है, जबकि गवर्नमेंट, RBI और कमर्शियल बैंक्स इनका पार्ट क्यों नहीं होते, क्योंकि दे आर द प्रोड्यूसर ऑफ द मनी, दे आर द सप्लायर ऑफ द मनी, और उनका काम क्या है, मार्केट में, इकोनॉमी में पैसे को सर्कुलेट करना। ये हमारा जो छोटा सा चैप्टर है, ये मनी के साथ रिलेटेड है। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।